हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय अनुराग और आज इंडियन पॉलिटिक्स की इस क्लास में हम जिस टॉपिक पर बातचीत करेंगे वो टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी कि द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सब जानते हैं कि संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है और प्रस्तावना का एक विशेष महत्व है क्योंकि इसे एक संविधान का परिचय कहा जाता है। संविधान हमारा बहुत बड़ा है, विस्तृत और व्यापक है। अगर उसका एक सार रूप अगर हम देखें तो प्रस्तावना में निहित है और इसीलिए प्रस्तावना का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि संक्षेप में और जल्दी में अगर आप भारतीय संविधान को समझना चाहते हैं तो ये प्रस्तावना को पढ़ना पर्याप्त होगा। प्रस्तावना से पूरे संविधान की एक झलक मिलती है। इसे हम लोग संविधान का विंडो भी कह सकते हैं, विंडो ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जिस तरीके से विंडो में हमें कुछ चीजें दिखाई देती हैं और सब कुछ नहीं दिखता, लेकिन एक घर का एक हिस्सा दिख जाता है विंडो से, ठीक उसी तरीके से संविधान का ये विंडो है और इसके जरिए हम संविधान की जो अंतर्निहित उसकी जो भावना है और संविधान का जो उद्देश्य लक्ष्य है, संविधान का जो दर्शन है, इन सारी चीजों को हम प्रस्तावना के जरिए देखते हैं। प्रस्तावना जो है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों में इससे सवाल पूछे जाते हैं। जो चर्चा हम करने जा रहे हैं उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को हम ध्यान में रखेंगे और इसके तहत जिन पॉइंट्स पर हम लोग बातचीत करेंगे वो है प्रस्तावना की क्या उपयोगिता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रस्तावना क्यों रखी गई है और प्रस्तावना को क्यों हमें पढ़ना चाहिए, या प्रस्तावना की उपयोगिता किस रूप में है। दूसरा कि प्रस्तावना में निहित संविधान का दर्शन, और ये मेन एग्जाम में पूछा जाता है, संविधान का दर्शन, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी ना किसी बदले रूप में हमेशा आता ही रहता है, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, ये भी एक मुद्दा बनता है क्योंकि इसको लेकर विवाद होता रहता है कि संविधान प्रस्तावना का हिस्सा है या नहीं, इस पर भी एक बहस होती है। तो संविधान का ये अंग है या नहीं, इस पर बात करेंगे। एक सवाल ये है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, और इसको लेकर एग्जाम में सवाल खासकर प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं। मेंस में भी अलग तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। एक बिंदु यह है कि प्रस्तावना में लिखित विचारों को न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराया जा सकता है कि नहीं, यानी कि प्रस्तावना जो है वो एनफोर्सेबल है या नहीं। आप सब जानते हैं कि हम मूल अधिकार पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। उसकी खास बात है कि वो परिवर्तनीय है, उसको हम लोग न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है। लेकिन प्रस्तावना के बारे में ठीक ये उसी तरीके से है जैसे हम लोग आगे चलकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, डीपीएसपी के बारे में। जिस तरीके से डीपीएसपी एनफोर्सेबल और जस्टिसेबल नहीं है, ठीक वैसे ही प्रस्तावना भी है जिसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ है कि प्रस्तावना को लेकर हम देखेंगे एक एक करके जरा कि प्रस्तावना का क्या मतलब है और ये किस रूप में इसका महत्व बढ़ता है। देखिए, एक पहली चीज तो आप जान ले कि प्रस्तावना का एक शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग देखें तो इसका एक शाब्दिक अर्थ है परिचय, है ना। इसका एक शाब्दिक अर्थ परिचय के रूप में हम इसे देख सकते हैं। परिचय जिसे है हम लोग अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन कहते हैं, ये एक ढंग से संविधान का इंट्रोडक्शन है। और इसे हम दूसरे शब्दों में संविधान की भूमिका भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे कोई बुक लिखी जाती है, उसमें एक शुरू में प्राकथन होता है, प्रीफेस, जिसमें लेखक जो उस बुक का ऑथर है, लेखक है, वो अपने उसमें एक भूमिका देता है कि उस पुस्तक को क्यों लिखा गया, उस पुस्तक का विषय वस्तु क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक वैसे अगर हम जो देखें तो प्रस्तावना जो है वो संविधान की भूमिका है। और
इसमें आप उन सारी चीजों को देख सकते हैं जिनको अलग अलग प्रावधानों में हमारे संविधान में विस्तार से बताया गया है। तो एक सिंपल इसका एक आशय अगर हम ले तो ये एक परिचय है। एरन पालकीवाला जो बहुत बड़े जुरिस्ट और न्यायविद के रूप में जाने जाते रहे, उन्होंने भी यही शब्द इस्तेमाल किया था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है। तो इसमें एक तो ये परिचय इससे हमें मिलता है कि उसका एक क्या है, संविधान किस रूप में है। दूसरा ये है कि संविधान का एक दर्शन भी प्रस्तुत करता है। और जब हम दर्शन कहते हैं तो इसका अर्थ जो है वो व्यापक होता है, क्योंकि दर्शन का मतलब है कि जो संविधान में जो अंतर्निहित जो मूल्य और विचार हैं, अंतर्निहित मूल्य, विचार, आदर्श, है ना, ये जो चीजें हैं हमारे संविधान में, यानी कि हमारे संविधान निर्माताओं की जो आकांक्षा है, संविधान निर्माताओं ने जिन उद्देश्यों को लेकर संविधान की रचना की, उनके मूल भाव को समझने में भी ये सहायक है। और इसमें हम संविधान के उस दर्शन को देख सकते हैं। इसे सार भी कहा जाता है। सार का मतलब है कि उसका जिस्ट है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसे क्यों लिखा गया है, प्रस्तावना को क्यों बनाया गया है, अगर इस पर भी हम लोग बात करें तो हम यही कह सकते हैं कि एक ढंग से आप एक नजर में अगर संविधान को समझना चाहते हैं तो इसके प्रस्तावना को पढ़कर समझ सकते हैं। इसका पूरा सार तत्व इसमें नीत है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग कोई भी मूवी देखने के पहले उसका ट्रेलर देखते हैं, तो ये एक ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रेलर है जिसमें वो सारी चीजें दी गई। अगर हम बात करें संविधान के इस प्रस्तावना को लेकर कि ये इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे ये बना है, अगर इसकी हम बात करें तो हम जानते हैं कि ये अमेरिकी संविधान से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है। अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, वहां से हमने ये विचार लिए। वैसे इसमें कुछ और चीजें भी हमने दूसरे संविधानों से भी लिया है, जैसे कि जो प्रीएम्बल की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलियाई कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और इसकी भाषा भी बहुत कॉम्पैक्ट है। अगर आप देखें तो बड़े कम शब्दों में इतनी सारी बातें कही गई हैं कि आप एक एक शब्दों की व्याख्या करें तो बहुत विस्तार में उसकी व्याख्या होती है। और एक पूरा का पूरा एक जो संविधान निर्माताओं का जो दृष्टिकोण है संविधान को लेकर, वो हमें इसकी व्याख्या से उसकी जानकारी हमें मिलती है। तो इस अर्थ में इसकी भाषा भी बहुत विशिष्ट प्रकार की है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी हमें इससे जानकारी मिलती है। इसी तरीके से हम देखें अगर इसका विकास, तो आप जान सकते हैं कि जो इसका विकास है वो जस्ट मिनट, इसका जो विकास है वो हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ठीक है ना, जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसी रेजोल्यूशन को आगे चलकर मॉडिफाई करके, संविधान बनने के बाद मॉडिफाई करके उसको थोड़ा ऑल्टर करके उसमें और चीजों को शामिल करके प्रस्तावना को बनाया गया। तो इसका मूल जो आधार है वो है ये उद्देश्य प्रस्ताव। और हम जानते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव के जरिए ही उसके, जब उद्देश्य प्रस्ताव निर्मित हुआ उसके अकॉर्डिंग ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। और उस उद्देश्य प्रस्ताव में वो सारी चीजें थी जिसके आधार पर संविधान का विकास या संविधान को लिखा जाना था। और इस रूप में हम अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो भूमि, इसकी जो जस्ट मिनट, इस रूप में अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये उद्देश्य प्रस्ताव का एक विकसित रूप है और एक मार्गदर्शक के रूप में, एक उद्देश्य के रूप में, उसके सिद्धांत के रूप में, संविधान के दर्शन के रूप में इसका महत्व बनता है। कुछ लोगों ने इसको संविधान की आत्मा भी कहा है,
कुछ लोगों ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है, तो कुछ लोगों ने इसको परिचय पत्र कहा है, अलग अलग तरीके से। कुछ लोगों ने, बल्कि न्यायपालिका ने इसे संविधान की कुंजी कहा है, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग देखेंगे जो इस संबंध में न्यायपालिका के जो टिप्पणियां हैं उसको भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो प्रस्तावना का महत्व कई मामलों में बन जाता है, न केवल संविधान को देखने और समझने के मामले में, बल्कि संविधान का प्रयोजन क्या है, संविधान क्यों बनाया गया, और फिर इसमें संविधान का स्रोत क्या है। अगर हम लोग देखें तो इन सारी चीजों का संविधान में जो संविधान के जो उद्देश्य और लक्ष्य हैं उनको भी अगर हम लोग देखें तो ये सारी चीजें वहां आती हैं। तो इसमें एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, प्रस्तावना का जो इसका जो प्रयोजन है, यानी कि इसका उद्देश्य है वो क्या है। सबसे पहले इस पर हम लोग बात करते हैं। प्रस्तावना का जो एक प्रयोजन या उपयोगिता का इस अर्थ में भी है कि हम इसे किस रूप में देखें, किस रूप में ये हमारे लिए उपयोगी है। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि मुख्य परीक्षा में भी इस पे सवाल आते हैं कि क्या प्रस्तावना हमारे लिए उपयोगी है या उसकी कोई उपयोगिता है। साथ ही साथ ये भी प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना की प्रासंगिकता, यानी कि क्या आज प्रस्तावना हमारे लिए प्रासंगिक है, ये भी सवाल बनता है। तो अगर हम लोग इसके प्रयोजन या इसके उपयोगिता पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि प्रस्तावना बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका बहुत महत्व है, क्योंकि कई चीजों के बारे में हमें प्रस्तावना से ही जानकारी मिल जाती है। जैसे अगर हम देखें तो संविधान के स्रोत का पता हमें लगता है कि जो भारत का संविधान है उसका स्रोत क्या है, यानी कि जो हमने आपको पता है, हमने ये भी डिस्कस किया है कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। हमारे यहाँ ना तो संसदीय सर्वोच्चता है और ना ही न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन संविधान में किसे शक्ति दी गई है, संविधान में जो शक्ति निहित है उस शक्ति का स्रोत क्या है। अगर इसे हम देखें, जो एक ढंग से आप कह सकते हैं कि ये संविधान को समझने की एक मूलभूत बात है, एक मूलभूत तत्व है कि हम ये जाने कि जिस संविधान को इतनी सर्वोच्चता दी गई है उसकी शक्ति का आधार क्या है। तो उसकी शक्ति का आधार है भारत की जनता, क्योंकि अगर हम देखें प्रस्तावना को तो इसकी शुरुआत ही होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और जब ये कहा जाता है कि हम भारत के लोग, तो इसे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो संविधान है उसमें भारत के लोग यानी कि जनता उसमें प्रमुख है। जनता ने उस संविधान को अपनाया है और सारी शक्तियां जो है जनता में है। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते सारी शक्तियां जनता में है। संप्रभुता का सिद्धांत भी ये कहता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में संप्रभुता किसके पास है, सॉवरेनिटी किसके पास है। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत की जनता के पास सारी शक्ति निहित है। और इसीलिए कई बार कई तरह के वाद विवाद होते रहते हैं, खासकर सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसमें अक्सर ये विवाद होता है कि सर्वोच्च कौन है। यद्यपि हमारे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है वो स्पष्ट तौर पर सरकार के तीनों अंगों के बीच में शक्तियां विभाजित करता है और उनको तीनों को अपने अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करने के लिए उसमें प्रावधान किए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके ये हमेशा विवाद उठता रहता है कि इसमें कौन सी संस्था सर्वोच्च है, या अलग अलग जो तीनों संस्थाएं हैं वो कई अलग अलग परिस्थितियों में अपने आप को सर्वोच्च करने की कोशिश करती हैं। खासकर न्यायपालिका और विधायिका का विवाद हमेशा चलता रहता है। लेकिन अगर आप देखें तो इन सारी शक्तियों का स्रोत जनता ही है। अगर न्यायपालिका संविधान के जरिए शक्ति प्राप्त करती है तो संविधान में शक्ति का स्रोत जनता है। अगर विधायिका जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से निर्मित होती है, बनती है, तो उसमें भी जनता ही मूल स्रोत है। और विधायिका से ही कार्यपालिका बनती है
और कार्यपालिका के लिए हमारे संविधान में यह भी निश्चित किया गया है कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होगी, विशेषकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, जो जनप्रतिनिधियों की सभा है। तो आप जिधर से भी देखेंगे हमारे देश में शक्ति का स्रोत जो निहित है वो जनता में है, भारत की जनता में। साथ ही साथ हम देखते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक स्वरूप का इस एक बात से भारतीय संविधान का जो लोकतांत्रिक स्वरूप है उसकी अभिव्यक्ति होती है कि भारत में लोकतंत्र है और शक्ति का स्रोत जनता के पास है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है इस पहली चीज से, ठीक है ना। दूसरी चीज है, आप देखें कि एक तो ये भी है, इसमें जुड़ी हुई बात एक ये भी है कि कई बार लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि वैसे तो शक्ति का स्रोत जनता बताया गया है, लोक संप्रभुता बताई गई है। लोक संप्रभुता का मतलब है कि सारी शक्तियां जो हैं वो जनता के हाथ में है ना, पब्लिक सॉवरेनिटी जिसको हम लोग कहते हैं, सारी शक्तियां जनता के हाथ में है। लेकिन कहा जाता है कि जिस संविधान में जनता को शक्ति का स्रोत बताया गया है, देखा जाए तो उसकी भूमिका कहां है, क्योंकि संविधान सभा, जिस संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, वहां वो जनता के द्वारा, आम जनता के द्वारा चुनी हुई नहीं थी। वो सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से आम जनता की सभा नहीं थी, आम जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा नहीं थी। और चूंकि उसमें आम जनता को मताधिकार का कोई उसमें प्रयोग नहीं किया गया, आम जनता ने चुन के प्रतिनिधियों को नहीं भेजा, इसीलिए हम उसे जनता के द्वारा निर्मित हम नहीं कह सकते। एक बात ये भी कही जाती है कि संविधान सभा ब्रिटिश संसद के अधिनियम से बनी थी, आप सबको मालूम ही है। 1946 कैबिनेट मिशन के जरिए इसका गठन हुआ था। तो ये भी कहा जाता है कि जब एक विदेशी सरकार के अधीन पारित एक कानून के जरिए संविधान सभा का गठन हुआ, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारी अपनी सभा नहीं है, हमारी अपनी उसके द्वारा निर्मित संविधान हमारा अपना संविधान नहीं है। लेकिन ये सारी बातें अनुपयुक्त लगती हैं, या कह सकते हैं कि उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है? क्योंकि दो तीन बातें तो बहुत स्पष्ट है कि बेशक संविधान सभा का गठन जो है वो किया गया हो कैबिनेट मिशन के द्वारा, लेकिन सही मायने में संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हमारे आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद ही शुरू होती है। और हम ये भी देखते हैं कि संविधान सभा ने बाकायदा एक प्रस्ताव पारित करके ये भी कहा कि ये संविधान सभा पूरी तरीके से संप्रभु संस्था है, एक सॉवरेन बॉडी है और अब इस पर किसी का कोई दबाव नहीं है। तो बेशक इसका गठन हुआ हो कैबिनेट मिशन से, लेकिन हमारी ये संस्था ने स्वतंत्र रूप से काम किया, इसीलिए ये बात उचित नहीं जान पड़ती। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रस्तावना से हमें संविधान की प्रकृति का पता चलता है कि हमारी जो राज व्यवस्था, हमारा जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, उसका नेचर कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। और इसके लिए हमारे प्रस्तावना में निहित 5 शब्दों को हम देख सकते हैं। 5 बल्कि शब्दावली कहा जाए, टर्मिनोलॉजी, क्योंकि इसके खास मायने हैं। अगर इनको हम देखें तो इससे हमें भारतीय शासन व्यवस्था और राजनीति के स्वरूप का पता मिलता है, जिसमें पहला शब्द है सॉवरेन। भारत एक सॉवरेन देश है, और सॉवरेन यानी कि सार्वभौम या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जिसे हम कहते हैं, जो हमारे प्रेमबल की भाषा है। तो इसका मतलब है कि भारत के आंतरिक और बाह्य किसी भी मामले में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, और भारत जो है वो पूरी तरीके से अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी के दबाव में वो नहीं है। इसी तरह से दूसरा जो शब्द है सोशलिस्ट, वैसे ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन के जरिए इसे 1976 में शामिल किया गया। लेकिन ये बताता है कि हमारी शासन व्यवस्था एक समाजवादी मॉडल पर आधारित होगी और है, और समाजवादी विचारों को लेकर चलती है, जिसमें जो कमजोर और उपेक्षित वर्ग है उसको महत्व दिया जाए, साथ ही साथ समाज में समानता लाई जाए, जो आर्थिक संसाधन और आर्थिक गतिविधियां हैं उस पर राज्य का नियंत्रण हो, ताकि सभी के प्रति न्याय हो सके। उसके बारे में और विस्तार से हम लोग बात करेंगे। तीसरी बात है सेकुलर। ये भी 42nd अमेंडमेंट के जरिए ही हमारे संविधान में ऐड किया गया प्रस्तावना में,
और सेकुलर का भी एक खास मायने है। पंथ निरपेक्षता, उसके लिए धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता को बहुत भारतीय संदर्भ में बहुत उचित नहीं माना जाता। पंथ निरपेक्षता हम प्रयोग करते हैं और इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है और राज्य का सभी धर्मों, संप्रदायों और पंथों के प्रति एक समान व्यवहार रहता है। तो पंथ निरपेक्षता से हमें, इस शब्द से हमें हमारे शासन व्यवस्था के उस स्वरूप का पता चलता है कि हमारी शासन व्यवस्था किसी भी धर्म के प्रति कोई झुकाव या सहानुभूति अलग से नहीं रखती। यद्यपि हमारे यहाँ पश्चिमी सेकुलरिज्म जो वेस्टर्न अवधारणा है पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता की, वैसी बात नहीं है। हमारे यहाँ एक सकारात्मक पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है, यानी कि जरूरत पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकती है, उसके भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। तो हमारा संविधान कैसा है? सेकुलर है। हमारा देश एक सेकुलर स्टेट है जहां किसी भी धर्म को राज्य के द्वारा कोई मान्यता नहीं दी जाती। इसके अलावा डेमोक्रेटिक बताया गया है, एक टर्म यूज किया गया है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र है, हम जानते हैं। लोकतंत्र का शाब्दिक मतलब तो जनता का शासन है, लेकिन लोकतंत्र का मतलब है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुने और जनता के प्रतिनिधि ही सरकार के निर्णय लें और जनता की उसमें सहभागिता हो। ऐसा नहीं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपने मन से काम करें। जनता के विचारों को महत्व दें और साथ ही साथ जनता के प्रति, देश के प्रति एक उनकी जवाबदेही भी रहे, उनका एक उत्तरदायित्व भी बना रहे। तो डेमोक्रेटिक नेचर है, ये भी हमें मालूम चलता है कि हमारे देश का जो शासन व्यवस्था है वो डेमोक्रेटिक है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि हम एक इतिहास में अगर देखें तो हम बहुत एक लंबी यात्रा करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं, डेमोक्रेसी तक। और डेमोक्रेसी दुनिया के जितनी भी शासन व्यवस्था के मॉडल हैं उन सब में सबसे बेस्ट फॉर्मेट, सबसे बेस्ट फॉर्म माना जाता है डेमोक्रेसी का। और हम उस डेमोक्रेसी को अपना रहे हैं, बल्कि ये भी है कि हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। दूसरी चीज है, हमारे प्रिएम्बल में दिया गया है रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र। तो हम एक गणतंत्र देश है जहां हमारा राष्ट्र प्रमुख जो है, राष्ट्राध्यक्ष, वो जनता के द्वारा चुनकर आता है, निर्वाचित होता है। तो ये भी इसमें दिया गया है। तो ये चीजें भी इसमें है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एक एक करके जरा इन पर अगर डिटेल हम लोग बातचीत करें जरा, तो कुछ और चीजों के तरफ आपका ध्यान में ले जाना चाहूंगा। जरा इसे भी देख लीजिए एक डिटेल में कि क्या क्या है ये। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है ना। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और संप्रभु राष्ट्र होने का मतलब है कि भारत में कहा गया है कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन स्टेट है भारत। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में कोई भी निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। इसमें किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। कई बार इस पर सवाल भी उठाए जाते हैं कि सही मायने में है कि नहीं, क्योंकि एक तो ये बात कही जाती है कि यहाँ भारत राष्ट्रकुल का भी सब देश मेंबर है, यानी कॉमनवेल्थ का भी मेंबर है। तो इसलिए भी ये भी सवाल उठाया जाता है कई बार कि ये एक ढंग से हमारे एक स्वतंत्र देश का राष्ट्रकुल का सदस्य होना कहां से उचित है, क्योंकि राष्ट्रकुल के सदस्य प्राय वही देश हैं जो कभी ब्रिटिश कॉलोनी थे। एक तो ये सवाल उठाई जाती है। फिर ये भी कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ हमने जो अलग अलग तरह के अग्रीमेंट किए हैं, करार किए हैं, चाहे वो बायलैटरल हो या मल्टीलैटरल हो, उन सब करारों और उन सब समझौतों के जरिए हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दबाव में हैं, ये भी कहा जाता है। इधर ग्लोबलाइजेशन के बाद से ये भी आरोप लगता है कि भारत ने सभी विदेशी कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं और एक ढंग से एक नौ उपनिवेशवाद का प्रभाव बढ़ा है और उससे भी भारत दबाव में है। भारत वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ संबंध रखता है। भारत ने उनसे लोन भी लिए हैं, ऋण भी लिए हैं। तो इसलिए भारत इन संगठनों के दबाव में भी रहता है, WTO के दबाव में रहता है। आपने देखा होगा WTO ने पिछले सालों में ये भी भारत को हिदायत दी थी कि भारत सब्सिडी पे अपने पैसे कम खर्च करे।
तो कहा गया कि ये WTO का भारत के आंतरिक मामलों में दबाव है। इसी तरीके से आपने देखा कि 370 का मामला आया तो भी अंतर्राष्ट्रीय कई संगठनों ने, यूरोपीय यूनियन सहित कई लोगों ने इस पर आपत्ति की। लेकिन हम कह सकते हैं कि भारत पूरी तरीके से संप्रभु राष्ट्र है, किसी के कोई हस्तक्षेप से कोई फर्क नहीं पड़ा। 370 को हटाना था तो 370 को हटा दिया गया। जो भी आंतरिक या बाह्य विरोध होते रहे, भारत को उसकी कोई चिंता नहीं। आपने ये भी देखा है कि हमने दो बार परमाणु परीक्षण किए हैं, उसके लिए हमारे ऊपर आर्थिक कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय जगत के द्वारा, लेकिन हमने कोई समझौता नहीं किया है संप्रभु राष्ट्र के मामले में। तो हमने अपनी संप्रभुता को कहीं कोई गिरवी नहीं रखी है, जैसा कि आरोप लगता है। बेशक हमारी संप्रभुता के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, जैसे सीमा क्षेत्र पर आप देखिए, हमारे समुद्री क्षेत्र में देखिए, है ना, कई ऐसे तरीकों से हमारे या हमारे आंतरिक मामलों में कई बार विदेशी संगठन या ऐसे समूह जो हैं वो कई बार वो अपने टिक्का टिप्पणी करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, जो हमारे संप्रभुता पर एक ढंग से एक दबाव बनता है। लेकिन भारत एक कंप्लीट एक सॉवरेन कंट्री है, जिसको कहीं कोई सोचने और डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो एक तो ये है। दूसरा, इसमें भारत जो राष्ट्रकुल या किसी का भी देश, किसी का भी मेंबर है तो बस नाम मात्र का या प्रतीकात्मक उससे दबाव में नहीं है। दूसरा जो शब्द है वो है समाजवादी। जैसा कि मैंने कहा कि समाजवादी 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। समाजवादी का मतलब क्या है? समाजवाद का मतलब क्या है? समाजवाद एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसा सिद्धांत है, या इसे विचारधारा भी हम कहेंगे, जो समानता पर विश्वास रखता है। यानी कि समाज में समाज के सभी वर्गों में समानता होनी चाहिए, और खासकर आर्थिक समानता होनी चाहिए। यानी कि आर्थिक संसाधनों का एक समान और न्यायपूर्ण वितरण हो, लोगों को रोजगार मिले, आर्थिक आजीविका के साधन उपलब्ध हों, और खासकर जो समाज का संवेदनशील या कमजोर वर्ग है उसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो समाजवाद जो है वो समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान तो रखता ही है, लेकिन खासकर जो कमजोर वर्ग है उनका विशेष ध्यान रखता है। साथ ही साथ समाजवाद ये कहता है कि राज्य का नियंत्रण होना चाहिए आर्थिक संसाधनों पे। लेकिन भारत का समाजवाद थोड़ा अलग है। भारत का समाजवाद जो है वो थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि जो मार्क्सवादी समाजवाद है ना, जिसमें वर्ग विभेद को समाप्त करने की बात कही गई है, तो उसका भी यहाँ है। और हमारे यहाँ थोड़ा गांधीवादी जो विचार है समाज को लेकर, उसका भी इसमें मिश्रण है। यानी कि हमारा समाजवाद इन दोनों के जुड़कर आता है। और इसीलिए हमारे यहाँ राज्य की ओर से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती, बल्कि राज्य भी कई ऐसे गतिविधियों में राज्य की भूमिका है, और राज्य ने प्राइवेट क्षेत्र को, निजी क्षेत्रों को भी आर्थिक गतिविधियों में स्थान दिया है। और इसीलिए आप जानते हैं कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे कहा जाता है, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को इसीलिए अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि हमारे यहाँ पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर विकास के लक्ष्यों को पूरा करते हैं। दोनों का एक हमारे साथ, हमारे देश में दोनों का कंट्रीब्यूशन है आर्थिक गतिविधियों में, पब्लिक और प्राइवेट। बल्कि अब तो कहेंगे तो आप देख ही रहे हैं, अब तो एक नया कॉन्सेप्ट भी उदारीकरण के दौर में आया है, PPP मॉडल, है ना। अब तो ये दोनों चीजों को लेकर चलने की बात हो रही है, और हमने इस मॉडल पे कई काम किए भी हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसमें हमने PPP मॉडल को अपनाया है। तो हमारे देश में समाजवादी विचारधारा को तो अपनाया ही है, लेकिन यहां भी अगर देखा जाए तो हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है, और उन्होंने एक अलग तरीके का समाजवाद अपनाया है, जिसमें आप कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है ना। यूरोपीय समाजवाद से अलग है, जहां साम्यवादी समाजवाद है, कम्युनिज्म है, वहां एक दबाव है राज्य की ओर से। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद है। हम अपने समाजवाद को डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहेंगे हम, है ना, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहेंगे, है ना।
डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से राज्य जो है सबको फलने फूलने का अवसर देती है, जहां सरकार भी अपने नियंत्रण में चीजों को रखती है और प्राइवेट सेक्टर को भी ये करती है। बल्कि कई बार ये भी लगता है कि आज जब से उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है भारत में, तब से ये भी आरोप लगता है कि भारत जो है वो भारत सरकार जो है सब कुछ प्राइवेटाइज करती जा रही है। सारे अपने जो पीएसयू हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं और सरकार की संपत्तियां हैं, वो सब प्राइवेट सेक्टर को सौंप रही है। निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो एलपीजी, हमने आर्थिक उदारीकरण के तहत हमने एलपीजी का जो मॉडल अपनाया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसके तहत हम सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं। तो फिर समाजवादी मॉडल और समाजवादी जो विचारधारा है उसको हम एकदम से छोड़ते जा रहे हैं, हम उसे मुख मोड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है। सरकार ने भले ही अपनी संस्थाओं को, अपने जो उद्यम हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को दिया हो, लेकिन सरकार का उस पर नियंत्रण है। हमारे बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो आरबीआई हमारे बैंकिंग सेक्टर पर अपना नियंत्रण करती है, जहां कोई भी ऐसी और अराजकता या व्यवस्था नहीं फैल सकती। इसी तरीके से आप देखें कि हमने सीएसआर के भी मॉडल अपनाए हैं। सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को ये कहा गया है कि आप अपने जो आपका मुनाफा है, वार्षिक आय आपकी जो है मुनाफा है, प्रॉफिट है, उसमें से आप 2% आप सोशल वर्क पे खर्च करेंगे, सामाजिक कल्याण के कार्यों में खर्च करेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये नहीं कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं या निजीकरण कर रहे हैं तो इसका मतलब समाजवादी मॉडल को हमने छोड़ दिया है। राज्य की जितनी भी योजनाएं आप देख लीजिए, वो सारी की सारी योजनाएं सामाजिक सुरक्षा की हैं, समावेशी विकास की हैं, जनहित में हैं, खासकर बीपीएल के लिए हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनके लिए हैं सरकार की योजनाएं। चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो आयुष्मान हो, प्रधानमंत्री कल्याण योजना, जितनी भी आप योजनाओं को आप देखें वो प्राय सभी जन कल्याण के लिए हैं। तो हमने समाजवादी विचारों से मुख नहीं मोड़ा है और हमारा उद्देश्य अभी भी है कि सभी लोगों का विकास होना चाहिए। तो कुल मिलाकर भारतीय जो समाजवाद जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, और जैसा कि मैंने कहा इसमें निजी उद्यमशीलता और सरकारी नियंत्रण दोनों को महत्व दिया गया है ना, दोनों को महत्व इसमें मिलता है। इसी तरीके से हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को कहा है। एक डीएस नकारा बनाम भारत सरकार का फैसला आया था 1982 का, एक वाद था, एक केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का अनोखा मिश्रण है। तो न्यायपालिका ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि वो इस मामले में ये बात उठाई गई थी, इसमें भारतीय समाजवाद को महत्व दिया गया था। और कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये दोनों का मिश्रण है, ये दोनों चीजें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। इसलिए हमारा जो ये समाजवादी मॉडल है ये सबसे अलग है। इसमें आर्थिक समानता का उद्देश्य है। इसमें अगर हम देखें तो आर्थिक समानता, आय के समान वितरण, वंचित वर्गों के जीवन में सुधार, सामाजिक सुरक्षा पर बल, ये सारे काम हमारे किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें, आर्थिक समानता, आय का समान वितरण, वंचित वर्गों के जीवन में सुधार, सामाजिक सुरक्षा पर बल, ये सारे कार्य भारत सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे इसका महत्व बढ़ जाता है। हमारे समाजवाद का जो मॉडल है वो मॉडल जो है वो थोड़ा अलग किस्म का है और इसकी महत्ता बढ़ जाती है। इसके बाद हम देखें तो जैसा कि मैंने कहा कि ये सारे आरोप लगते रहे हैं, है ना, कि नई आर्थिक नीतियों के अंतर्गत हमने इनको बढ़ावा दिया है। जैसा कि मैंने कहा, आलोचना भी की जाती है कि अब भारत जो है वो सही मायने में समाजवादी नहीं रहा, बल्कि भारत निजी क्षेत्रों में सारी चीजों को सौंप रहा है। लेकिन भारत का जो मूल स्वरूप है वो एक वेलफेयर स्टेट का है, एक कल्याणकारी राज्य का है। डीपीएसपी और तमाम ऐसे जो हमारे संविधान के जो विभिन्न प्रावधान हैं उनके जरिए आप देखेंगे तो अंततः भारत जो है कल्याणकारी राज्य के रूप में दिखाई देता है, जिसका उद्देश्य जो है वो सबके कल्याण की है और खासकर जो कमजोर वर्ग है उसके हित में बात कही गई है। अब है दूसरा एक जो
पक्ष है इसका वो है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे उपयुक्त शब्द है वो है पंथ निरपेक्ष शब्द, है ना। इस पर भी विवाद रहा, कुछ लोग इसको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं और कुछ पंथ निरपेक्ष। लेकिन जो अंग्रेजी शब्द है सेकुलर, उस सेकुलर का असल में भारत में तो इसका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था नहीं, ये तो पश्चिमी कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसमें दोनों शब्दों के लिए प्रयोग किया गया। लेकिन सबसे उपयुक्त जो शब्द है वो है पंथ निरपेक्ष, क्योंकि धर्म हमारे यहाँ एक बहुत सकारात्मक शब्द है। धर्म को प्रायः नैतिकता से जोड़कर देखा जाता है, नैतिक मूल्यों से जोड़कर, और कहा जाता है कि धर्म जो है वो हमारे जीवन का हिस्सा है, धर्म से हम अलग नहीं हो सकते। इनफैक्ट धर्म जो है वो मॉरल वैल्यूज है और उससे हम कैसे अलग हो सकते। तो राज्य का भी एक धर्म है हमारे यहाँ, तो कहा भी जाता है राजधर्म राष्ट्र धर्म, तो राज्य का भी एक धर्म है। हम धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते। जो अलग अलग धर्मों के अंदर जो अलग अलग पंथ हैं, संप्रदाय हैं, जिनके बीच में टकराहट होती रहती है अपने वर्चस्व की स्थापना के लिए, उनसे राज्य अलग रहेगा और राज्य का किसी एक पंथ के प्रति या किसी भी धर्म के प्रति कोई उसका जुड़ाव नहीं होगा, उसका कोई घोषित राजकीय धर्म नहीं होगा। तो ये कहा गया और 76 में इसको शामिल किया गया 42वें संशोधन के जरिए। एक सवाल ये भी बनता है कि आखिर ऐसी क्या बात थी, क्यों शामिल किया गया, इसकी क्या जरूरत थी। क्योंकि अगर आप सही मायने में देखें तो जब से इसको शामिल किया गया है तब से भारत में सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता, ये दोनों को लेकर एक ढंग से पूरा देश दो हिस्सों में बटा हुआ है। हर व्यक्ति अपने आप को सेकुलर कहता है और अपने विरोधियों को सांप्रदायिक कह देता है, और बड़े आसानी से चुनावी राजनीति होती रहती है और इसी को मुद्दा बनाकर एक ढंग से हमारे देश की राजनीति भी चलती रहती है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो ये असल जो सांप्रदायिकता का मुद्दा है वो हमारे देश में पुराना रहा है। हम जानते हैं कि अगर हम बात करें 1947 की, तो हमारे देश का विभाजन जो हुआ वो इसी सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ। हमारा देश दो वर्गों में बट गया, भारत और पाकिस्तान, और हमेशा बीच बीच में ऐसी सांप्रदायिक भावना भरती रही है। इसीलिए ये प्रयास किया गया कि राजनीति में कहीं कहीं से भी धर्म का दुरुपयोग ना किया जाए। प्राय राजनीतिक पार्टियां धर्म का सहयोग लेती हैं, धर्म के आवरण में वो राजनीति करती हैं। जब आजादी के बाद भी ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ती रहीं, तब उसे रोकने के लिए एक ढंग से या एक देश के सामने एक बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण रखने के लिए 42वें संशोधन के जरिए इसे शामिल किया गया और कहा गया कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर स्टेट है, जहां राज्य धर्म के मामले में कुछ भी इस तरीके का उसका कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं और भी कह दूं आपसे कि पंथ निरपेक्षता को लेकर हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारी जो विचारधारा है, वो पश्चिमी विचारधारा और पश्चिमी अवधारणा से अलग है। पश्चिमी अवधारणा ये है कि वहां पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच में इस तरह का रिलेशन है, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। लेकिन हमारे देश में इस तरीके का है कि पॉलिटिक्स और हमारे देश में पॉलिटिक्स इस ढंग से हम करेंगे कि पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों का एक ढंग से संबंध भी है, अलगाव है और संबंध भी है। और इसी को हम कहते हैं कि हमारे यहाँ ये सकारात्मक दृष्टिकोण है, एक सकारात्मक पंथ निरपेक्षता का हमारे यहाँ एक अवधारणा है ना। पंथ निरपेक्षता, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता, यानी कि सकारात्मक पंथ निरपेक्षता का आशय यह है कि राज्य को जहां भी कहीं भी ऐसा लगता है कि धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत है तो राज्य हस्तक्षेप करेगी। और आप देखते भी हैं कि अभी इधर कई ऐसे मामले आते रहे हैं धर्म में या धार्मिक जो ऐसी कुरीतियां और बुराइयां हैं, हमें सुधार करने के लिए, चाहे वो 3 तलाक का मामला हाल में आपने देखा होगा, सबरीमाला वाला जो मामला था केरल में, अयप्पा के मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी और कहा गया था कि धार्मिक मामला है, इसमें सरकार या न्यायपालिका कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया और फिर निर्णय दिया। इसी तरीके से हिजाब का मामला और भी जो ऐसी कुरीतियों को दूर करने के लिए जो कानून बने हैं, उन कानूनों को यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि भारत में पंथ निरपेक्षता को लेकर राज्य का दृष्टिकोण ऐसा नहीं है कि राज्य जो है वो एकदम उसे तटस्थ है, इस तरीके का भी नहीं है, है ना। इस तरीके का भी नहीं है
कि राज्य का कोई उसे लेना देना नहीं है, बल्कि राज्य जहां भी उचित समझेगी इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। इसका मतलब ये भी है कि राज्य धर्म विरोधी नहीं है, राज्य धर्म तंत्रीय भी नहीं है और धर्म प्रभावित भी नहीं है ना, धर्म के द्वारा नियंत्रित नहीं है, धर्म विरोधी भी नहीं है, ठीक है ना, और इसी तरीके से धर्म तंत्रीय भी वो नहीं है। ये इनसे हमारी जो सेकुलरिज्म का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इन सब से एक अलग तरीके का है, ठीक है ना। भारत ना तो किसी धर्म को राजकीय धर्म मानता है और उसका दर्जा देता है, और ना ही अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ आर्टिकल 25 से लेकर 28 में आप देखें तो सभी धर्मों को समान रूप से अपने उपासना पद्धति, पूजा और जो भी अपनी धार्मिक प्रक्रियाएं हैं उनको करने की छूट दी गई है। अपना संस्थान चलाने, धार्मिक गतिविधियों को संचालित करने, संघ अपने धार्मिक संगठन बनाने, सब तरह की छूट दी गई है। 25 से लेकर 28 तक में ये स्वतंत्रताएं निहित है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें तो संविधान के कई ऐसे प्रावधान अनुच्छेदों में आप पाएंगे कि वहां सभी धर्मों के प्रति राज्य का समान दृष्टिकोण रहा है, चाहे वो 326 के तहत चुनाव में मताधिकार का हो, 44 में समान नागरिक संहिता हो, अभी लागू नहीं किया गया, अलग बात है, या फिर आर्टिकल 15 देखिए, आर्टिकल 16 देखिए, सब जगह आप पाएंगे कि भारत का जो नेचर है, भारत शासन का जो स्वरूप है वो पंथ निरपेक्षता का है, जहां किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है और राज्य का इस मामले में एक अनुचित कोई हस्तक्षेप भी नहीं है। सभी धर्मों के साथ बराबर दूरी तथा राजकीय कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं। इसी तरह से नागरिकों को व्यापक धार्मिक स्वाधीनता, नागरिक अपने धर्म को मानने और अपने हिसाब से अपना धार्मिक गतिविधियों को चलाने की पूरी छूट है। उच्चतम न्यायालय, खास बात यह है कि उच्चतम न्यायालय ने अब ये कह दिया है कि पंथ निरपेक्षता जो है वो संविधान का आधारभूत लक्षण है, और आधारभूत लक्षण कहने का मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। संविधान के जो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स बताए केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है जिसमें कोई छेड़छाड़ संशोधन नहीं किया जा सकता, तो पंथ निरपेक्षता को भी अब एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बता दिया गया है, यानी कि इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो जो आजकल एक ये भी अफवाहें फैलाई जाती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, भारत में कुछ बदलाव हो जाएंगे, या अगर कुछ इस तरह का कुछ अगर सरकारें आएंगी तो उसमें भारत के धर्म के लिए एक खतरा है, वगैरह वगैरह कई तरह की ऐसी बातें कही जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और भारत वैसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव भी अब नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट ये डिक्लेयर्ड है। अब दूसरा एक है कि भारत को लोकतंत्र बताया गया है, लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग किया गया है। अंतिम शब्द जो है गणतंत्र है, गणतंत्र के पहले लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो लोकतंत्र का मतलब एक तो सीधे सीधे हमने कहा कि जनता का शासन, भारत में जनता के द्वारा संचालित शासन है, प्रतिनिधि लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और चुनकर भेजती है, वो वहां सरकार गठन करते हैं। एक विधायिका है, विधायिका में चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और वो फिर सरकार का गठन करते हैं। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र जो है वो एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं होके अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता सीधे सीधे शासन के कार्यों में पार्टिसिपेट करती है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है और उनके बिहाफ में शासन करते हैं। तो भारत में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जहां जनता के जन प्रतिनिधि जो हैं वो शासन करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे लोकतंत्र में, लोकतंत्र की, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लोकतंत्र की खास बात है कि लोकतंत्र इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो अंतिम शक्ति है वो किसके पास होगी, जनता के पास होगी, है ना। तो जनता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारा जो लोकतंत्र है वो कैसा है, बहुदलीय लोकतंत्र है, मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ, यानी कि ब्रिटेन की तरह और अमेरिका की तरह दो पार्टी सिस्टम नहीं है। यहाँ
मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कि लोकतंत्र में हर किसी को पार्टिसिपेट करने की यहाँ छूट दी गई है। कोई भी अपना दल बनाकर, कोई समूह अपना दल बनाकर या राजनीतिक ऐसा संगठन अपना दल बनाकर भारत में चुनावी राजनीति में हिस्सेदारी कर सकता है। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है भागीदारी करना, जो शासन की प्रक्रिया है उसमें उसकी हिस्सेदारी हो। तो इसीलिए हमारे यहाँ ये मल्टी पार्टी सिस्टम दिया गया है कि कोई भी उसमें शामिल हो सकता है। और आप देखेंगे तो इधर कितने सारे क्षेत्रीय दलों का उदय भी हुआ है। और भारत में तो 90 के बाद से आप देखें तो क्षेत्रीय दलों का जो जिस ढंग से विकास हुआ है वो बताता है कि भारत के प्रति कैसे, भारत में शासन के प्रति लोगों का रुझान और जागरूकता कैसे बढ़ी है 90। और यही वजह है कि 1990 के बाद से आप देखेंगे कि यहाँ एक गठबंधन की सरकारों का दौर भी शुरू हुआ है, क्योंकि ढेर सारी पार्टियां बनी हैं और इसमें किसी एक पार्टी को बहुमत पाना बड़ा मुश्किल होता है। सभी पार्टियां अलग अलग अपनी हिस्सेदारी कर रही हैं और फिर वो मिलजुल कर सरकार बना रही हैं। तो ये भी हमारा सिस्टम है। अगर हम विचारधारा के स्तर पर देखें तो हमारे यहाँ उदार लोकतंत्र है, हम लोग लिबरल डेमोक्रेसी हैं। और लिबरल डेमोक्रेसी ये कहती है कि जो भी प्रगतिशील विचार है हम उसे अपनाते हैं, चाहे यहाँ एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की बात हो, लोगों की भागीदारी की बात हो, नागरिक अधिकारों की बात हो, महिलाओं की शक्ति और उस मजबूत बनाने के सशक्तिकरण की बात हो, समाज के जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं उनके उत्थान और विकास की बात हो। तो उदार लोकतंत्र जो है वो हमेशा एक प्रोग्रेसिव विचार लेकर चलता है। हम लोग साम्यवादी विचार के नहीं है ना, जहां एक बड़ा राज्य की एक बड़ी कट्टर भूमिका होती है और एक ढंग से राज्य की निरंकुशता वाली प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसा भारत में नहीं है। भारत एक लिबरल डेमोक्रेसी है अमेरिका की तरह, जहां हम किसी भी नए विचार को जगह देते हैं और जो भी पुरानी रूढ़ियां और ऐसी परंपरा जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको हम खारिज करते हैं। और आर्थिक न्याय का उद्देश्य है हमारे लोकतंत्र का। समाजवादी लोकतंत्र भी हमारे यहाँ है। अगर देखा जाए तो विचारधारा के आधार पर उदारवाद भी है और हमारे यहाँ समाजवाद भी है, दोनों मिला हुआ है ना, दोनों का मिश्रण है हमारे। समाजवादी विचारधारा के तहत हम समाज के सभी वर्गों में समता और समानता लाने की कोशिश करते हैं और उदारवादी लोकतंत्र के दृष्टिकोण से या उदारवादी लोकतंत्र के समर्थक होने के नाते हम किसी भी आधुनिक और प्रगतिशील विचारों को प्रश्रय देते हैं। तो ये याद रखिएगा कि हमारा लोकतंत्र का स्वरूप कैसा है, उदारीकृत या उदारी लोकतंत्र है, हम उदार लोकतंत्र हैं। इसके अलावा अंतिम एक शब्द है गणतंत्र, है ना। गणतंत्र अगर हम देखें तो जो ये विचार है, ये विचार हमने फ्रांस से लिया है। फ्रांस में जैसा गणतंत्र है वही मॉडल हमने लिया है। देश का कोई भी देश का जो शासन है वहाँ शासन प्रमुख जो है दो तरीके का हो सकता है, एक राजशाही प्रमुखता हो सकती है और दूसरा गणतंत्रात्मक व्यवस्था हो सकती है ना। राजशाही जिसे हम मोनार्की कहते हैं, आप ब्रिटेन को देख लीजिए, ब्रिटेन इसका एग्जाम्पल है कि ब्रिटेन में एक खास परिवार और राजशाही राज परिवार वहां शासन का प्रमुख है, देश का प्रमुख है। बेशक वहां ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट ज्यादा शक्तिशाली हो गया है और जो राष्ट्राध्यक्ष है राज परिवार उसकी भूमिका बहुत सीमित है, नाम मात्र का है। और वही मॉडल हमने भी अपनाया है। भारत में राष्ट्रपति की भूमिका नाम मात्र की है और सारी शक्तियां जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी हुई जो सरकार होती है उसके पास होती है, प्रधानमंत्री उसके मंत्री परिषद के पास। लेकिन हमने गणतंत्र को अपनाया, यानी कि हमारा जो राष्ट्र प्रमुख है वो कैसा होता है, निर्वाचित होता है ना। ये निर्वाचित, और हमारे यहाँ ये परोक्ष रूप से निर्वाचित है, यानी कि इनडायरेक्ट निर्वाचन होता है। कई देशों में डायरेक्ट भी होता है लेकिन हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इसका निर्वाचन होता है। तो गणतंत्र जो है वो एक वहां राष्ट्र प्रमुख जो है निर्वाचित होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो। भारत में अप्रत्यक्ष रूप से है। तो नागरिक जो है इसका दो अर्थ में लिया जा सकता है कि नागरिक भारत के किसी भी पद पर आसीन हो सकते हैं। गणतंत्र का एक मतलब तो ये है और दूसरा मतलब है कि हमारे यहाँ राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत नहीं होता बल्कि जनता के द्वारा चुना होता है, निर्वाचित होता है। और इस अर्थ में हमारे यहाँ अब कोई ऐसी संभावना नहीं है
कि हम किसी राजशाही या किसी ऐसे शक्तियों के अधीन हैं। हम पूरी तरीके से हमारे शासन की जो प्रणाली है वो पूरे जन लोकतांत्रिक है। तो ये बातें भी हमने कह दी कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता ब्रिटेन की तरह, तो ये भी एक खास बात है। तो ये चीजें जो है ये हमारे संविधान का, जो आप कह सकते हैं कि हमारे संविधान में प्रस्तावना के तहत जो ये 5 शब्द दिए गए हैं, उसे शासन के स्वरूप का पता चलता है। और जब हम बात करेंगे संविधान के दर्शन की, तो सब दर्शन में भी हम देखेंगे 2 तरीके से कि एक तो राजनीतिक स्वरूप कैसा है और दूसरे संविधान का मूल उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। तो हमारे प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में लक्ष्य, उद्देश्य और लक्ष्यों की भी चर्चा है, जिसे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इस क्लास में हमने शासन के स्वरूप पर एक ढंग से एक व्यापक उस पर एक दृष्टिकोण डाला है, एक उस पर चर्चा की है, और हमने ये देखा है कि प्रस्तावना में भारतीय शासन के स्वरूप को किस तरीके से बड़े कॉम्पैक्ट तरीके से डिफाइन किया गया है। तो प्रस्तावना का जो प्रयोजन है, प्रस्तावना की जो उपयोगिता है, उसका एक पक्ष है कि उससे हमें शासन के स्वरूप का, नेचर ऑफ द गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स का पता चलता है। तो वो हमने उसका एक डिस्कशन किया है। अगली क्लास में हम इसके उद्देश्यों और लक्ष्यों पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।